नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों के अंतर्गता की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। मेरे साथ होंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को फिर फार्म में नजर आए। उन्होंने प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि हमारा संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश को सुशासन देकर विकास और जन कल्याण की दिशा में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपराधों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। खास तौर पर महिला अपराधों को लेकर सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं माफियाओं को भी सीएम ने कहा कि उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और अफसरों से कहा कि वह माफियाओं को पूरी तरह तोड़ दें, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें, अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, इसका ध्यान रखें। तो मुख्यमंत्री के इस नए क्लेवर और क्लेवर के मायने क्या हैं, इसी को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बैठकें मुख्यमंत्री ले रहे हैं और खासतौर से जब चौथी पारी की अगर हम बात करें और हाल के कुछ 3-4-5 महीनों की बात करें, जब से कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, उसके बाद से मुख्यमंत्री एक नए तेवर में नज़र आ रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है और यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चल रहा है, बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि चौथी पारी में मुख्यमंत्री जब चुनाव में जाएंगे तो सामाजिक सरोकार की योजनाओं के साथ साथ जो माफिया है और लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी उनका विशेष फोकस रहने वाला है? निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि चौथी पारी में जब शिवराज जी ने बुलडोजर, आज की तारीख में उनकी छवि बुलडोजर मामा के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज उन्होंने बाकायदा इसकी समीक्षा की और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने जोर दिया उनमें था एक महिला अपराध है और जो माफिया है उस पर कार्रवाई की। इतना ही नहीं मनोज जी, उन्होंने अधिकारियों से रैंकिंग करने को भी कहा है कि किस जिले ने बेहतर काम किया और इसका असर क्या हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही वो असर भी जानने की कोशिश की। तो जो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े भी आए उसमें अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से महिला अपराधों में कमी आ गई, कि जिस तरह से आप बुलडोजर किसी के घर पर चला रहे हो, अपराधियों में खौफ ये है कि 10-10 साल पुराने जो वारंटी थे वो खुद थाने में हाजिर हो रहे हैं, गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो खौफ जो शिवराज जी चाहते थे, पहले से कहते रहते कि गुंडों में खौफ होना चाहिए, वज्र जैसे समान होना चाहिए पुलिस उनके लिए, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी सहनशील होना चाहिए और फूल जैसी कोमल होना चाहिए। लेकिन जो शिवराज जी कहते चले आ रहे थे उसका असर जब हमने देखा कि किस तरह से होता है, तो ये आज की समीक्षा में खास बात ये निकल कर आई कि किस तरह से अपराधों में कमी आई है, खौफ किस तरह से है और जो अपराधों में भी एक तरह से अंकुश लगा, खासकर महिला अपराधों में, रेप की घटनाओं में और माफियाओं से। जो जमीनें अधिकृत की हैं सरकार ने, जो उन्होंने कहा है शिवराज जी ने कि उन पर जो गरीबों के मकान बनाकर दिए जाएंगे। तो ये जो काम है ये मुझे लगता है कि अगला जो 2023 में चुनाव होगा विधानसभा का, तो ये मुख्य मुद्दा रहेगा मनोज जी, कानून व्यवस्था, क्योंकि सुशासन की बात करती आई है ये सरकार लगातार के सुशासन किस तरह से दिया जाए, किस तरह से बेहतर माहौल बनाया जाए। तो आप देखिए कि भोपाल में ही एक पड़ोसी यदि छेड़छाड़ करता है किसी लड़की से तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। तो ये छेड़छाड़ की जो घटनाएं भी होती है ना बच्चियों के साथ, उस पर भी अंकुश लगेगा। और अब ये भी एक सामने आया मनोज जी कि जो अपराधी हैं उनके घर वाले उनसे नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं, उनको अपनाने से इनकार कर रहे हैं। तो जो सामाजिक हम बहिष्कार की बात करते थे उसकी शुरुआत घर से हो जाएगी जब अपराधी नहीं सुधरेगा। है कि अगर उनके जो लाड़लों की करतूतों के कारण वो उनको सड़क पे आ जाना पड़ सकता है, उनकी पुश्तैनी संपत्ति जा सकती है, मकान टूट सकता है। तो लगातार जो एक्शन हो रहा है तो उसका परिवार पर भी असर हो रहा है, समाज पर भी असर हो रहा है और भूमाफिया से जो जमीनें कब्जे करके सरकार उनको अधीन ले रही है, वहाँ मकान बना जाए। और दूसरी बात है क्या, जो अपराधी और जो माफिया थे मनोज जी, जो सरकारी जमीन पे संपत्ति पे कब्जा करते थे और बाकायदा पुलिस उन पर कार्रवाई करती, तो उसकी जो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते थे, कानूनी लड़ाई लड़ने में उनको फायदा मिल जाता था कि अवैध जमीन कब्जा कर ली जाती थी और लोगों में खौफ होता था। लेकिन अब खौफ खत्म हो रहा है। 3 महीने में 1791 प्रकरण दर्ज किए गए भूमाफिया। बिल्कुल। और अतिक्रमण 3814 हटाए गए हैं मनोज जी, मुक्त कराई गई जमीन जो कि 2000 से 2243 एकड़ है। मतलब कितनी जमीन भूमाफिया ने कब्जा कर रखी थी सरकारी। 3 महीने के आंकड़े अभी के। तो आप ये बताइए जब ये आंकड़े बढ़ेंगे, आज की तारीख में आपने 671 करोड़ रुपए की जो कीमत बताई गई है, जो सरकारी जमीन छुड़ाई है, और सरकारी जमीन 3 महीने में आपने इतनी बेहतर कार्रवाई की है, तो आगे इसके नतीजे यदि साल भर ये अभियान चलता है तो मुझे लगता है कि अपराधियों में निश्चित तौर पर जो यूपी में हम देख रहे हैं जो खौफ है वो खौफ यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि एनएसए की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और जो प्रकरण हैं जिला बदर के वो भी किए जा रहे हैं। अपराधी खुद बॉन्ड भर रहे हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे।
तो जो एक तरह से एक्शन में दिख रही है पुलिस, और फ्री हैंड दिया है जिस तरह से सीएम ने कहा है कि किस तरह से कार्रवाई आपको करना है, लीड करना है एसपी कलेक्टर के खिलाफ जो है छोटे जिलों में भी, जैसे झाबुआ है, टीकमगढ़ है, वहाँ भी अच्छी कार्रवाई हो रही। भोपाल इंदौर तो साथ साथ है ही सही। बिल्कुल। तो ये जो असर है तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे मनोज जी कि ये आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ देने वाला है। मुद्दा तो है ही, क्योंकि कांग्रेस हमेशा लगातार कहती है कि हाँ, ये अभियान हमने शुरू किया था, लेकिन वो अभियान के जो दावे किए जाते थे और जब अभियान आगे बढ़ गया, कोई भी हो, आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर बुलडोजर चलने लगा है, तो कांग्रेस शासित राज्य भी वो चीजें अपना रहे हैं जो भाजपा शासित राज्यों में हो रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रही हो, चाहे गुजरात में। और रेत माफिया को लेकर एक बड़ी बात होती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 3,500 वाहन जब्त हुए हैं, हजारों घन मीटर रेत जब्त हुई है। कई सारे माफियाओं के खिलाफ, रेत माफियाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। देखिए, रेत नीति में एक बदलाव किया था सरकार ने कि आप जो रात-सात किए जाएंगे वाहन, पहले क्या होता था कि रात-सात नहीं किए जाते थे, कार्रवाई का प्रावधान पहले भी था, लेकिन अब संख्या निर्धारित कर दी। एक बार पकड़े गए आप, 2 बार पकड़े गए, तीसरी बार यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपका वाहन रात-सात होना ही है। तो पहले क्या है, जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता था, रात-सात नहीं किए जाते थे। तो ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो सख्ती की जा रही है, चाहे वो शराब के मामले में हो, चाहे रेत के मामले में, इसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। और छोटे छोटे, जो आपने कहा ना, छोटे छोटे जिलों में भी कार्रवाई हो रही है, और जो अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है, बड़े माफिया तो एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं। और आप देखिए कि इसके साथ साथ सीएम ने कहा है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उस पर भी बाकायदा नजर रखी जाएगी। और अब एक ऐसा ऐप तैयार किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा, जो पीएम का जो सपना था कि किस तरह से आपका पूरा अपराधियों का डाटा रहेगा, उसमें आर्थिक रूप से आप किस तरह से लेन देन कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड से लेके पूरा एक ही क्लिक पर आप मध्य प्रदेश में कौन कौन से अपराधी सक्रिय हैं वो आप जान सकेंगे। इस दिशा में ये पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश जो ये कार्रवाई करने जा रहा है। साइंटिफिक तरीके से ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो ये जो अपराध मुक्त का जो एक सीएम ने एक नारा दिया है कि अपराध मुक्त होगा मध्य प्रदेश, और अपराधियों के इरादे जो हैं, अपराधियों को तोड़ दिया जाएगा, उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाएगा, उस दिशा में बेहतर तरीके से काम चल रहा है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन की नई नींव रखी जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं वो ब्यूरोक्रेट समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार जो दावा कर रही है कि उसके मुताबिक हकीकत कुछ और बयां की जा रही है। इसी को लेकर बीते दिनों मंत्रालय में आईएएस एसोसिएशन के 2 धड़ों में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। हालांकि मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा। दोनों अफसरों को जवाब तलब के लिए बुलाया गया, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सुशासन रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। हालांकि दोनों ही अफसर लूप लाइन में पड़े हुए हैं। कभी कमलनाथ सरकार में मुख्यधारा में काम करने वाले अफसर माने जाते हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने साल 2018 के बैच के आईएएस अधिकारी को जिले के कलेक्टर बनाने पर आईएएस एसोसिएशन के जरिए खिलाफत की थी। मामला प्रशासन मामले के सबसे बड़े मुखिया परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए एसोसिएशन ने भी दोनों अफसरों की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन अब मामला गर्म होता जा रहा है, क्योंकि सुशासन रिपोर्ट का मामला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। आगामी प्रशासनिक सर्जरी में मंत्रालय में अटैच करने की तैयारी चल रही। वहीं दोनों अफसरों के तर्कों को लेकर केंद्रीय विभागों में पदस्थ डेपुटेशन में गए अफसरों ने समर्थन किया है। उसमें से मध्य प्रदेश के पूर्व निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने अफसरों के तर्क के जरिए सुशासन के खिलाफ अपनी बात रखी है। मनोज जी, इसी खबर को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आप कि सुशासन की जो दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, हम जिस तरह से तरुण पिथौरे की हम बात करें, वो कलेक्टर थे कमलनाथ सरकार में, उन्होंने भी सवाल उठाए कि आंकड़े अलग हैं सुशासन में जो आप कदम उठा रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कभी पावरफुल हुआ करते थे 15 माह की कमलनाथ सरकार में, तो इसको हम किस नज़रिए से देखें? उनका नज़रिया अलग है कि सरकार के प्रति, या वाकई में जो वो सवाल उठा रहे हैं उनमें दम है कि सुशासन के जो आंकड़े आप बताए जा रहे हैं या सीएम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो अधिकारियों में इस तरह से 2 धड़ों में हम देख रहे हैं बढ़ चुके हैं कि हकीकत कुछ और है और आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, दोनों चीज़ें हमने देखा कि जो ये सुशासन रिपोर्ट है वो किसी अधिकारी या किसी एसोसिएशन ने नहीं बनाई, वो एक थर्ड पार्टी ने बनाई, जिसका दिल्ली में इनॉग्रेशन किया गया था और विस्तार से उसमें बताया गया है कि किन किन सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में बेहतर किया है, कहाँ हम पिछड़े हैं, वो कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इसलिए इसको टोटली खारिज कर देना मुझे लगता है कि एक जल्दबाजी होगी। और दूसरी एक बात है कि जो आंकड़ों का खेल है या जो आंकड़े उसमें दिए गए हैं, वो आंकड़े भी आईएएस अधिकारियों ने दिए हैं, क्योंकि जो आंकड़े जिस पार्टी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया उसने सरकारी विभागों से ही आंकड़े मांगे थे। तो जो आंकड़े सरकार के अफसरों ने दिए हैं, अब वो तरुण पिथौड़े भी हो सकते हैं या दूसरे अफसर भी, उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण किया है। जो सरकार ने डाटा दिया था उसका विश्लेषण किया और उसके आधार पर ये पूरी समग्र रिपोर्ट तैयार की गई है
केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों की निगरानी के अंदर ये रिपोर्ट जारी जब की गई थी, तो तमाम सारे बिंदुओं पर एक्सपर्ट भी उस पूरी बैठक में हमने देखा था मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात रखी थी और बताया था कि मध्य प्रदेश कहाँ आगे है, कहाँ पीछे और कहाँ उसको बेहतर करना है। इसलिए हम पूरी रिपोर्ट पर जो इस सवालिया मामले निशान पर लगा रहे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनके नामों का जिक्र करना चाहूँगा। तरुण पिथौर हैं, कर्मवीर शर्मा है, स्वाति नायक हैं, तरुण राठी हैं, दीपक सिंह हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि जूनियर को आपने कलेक्टर क्यों बना दिया, क्योंकि वो सीएस के बेटे हैं। इस तरह के सवाल पहले भी उठ चुके हैं। तो ये सरकार के जो निर्णय है, प्रशासनिक निर्णय है, उन पर भी सवाल उठाते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तरुण पिथौड़े ने तो किताब भी लिखी है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में है। तो उसमें भी उन्होंने जो कोरोना वीरों की बात की है, उसके पहले वो व्यापम में भी रहे और व्यापम को लेके कितने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके जो मुखिया तो उन पर कभी सवाल नहीं उठे। तो हो सकता है कि सरकारी सिस्टम में कुछ एक चीज़ों पर आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन बेहतर ये होता है कि उसके लिए एक प्लेटफार्म होता है। हमने देखा कि पहले भी जो नियाजी हैं, उन्होंने भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए, कई सारी चीज़ें ऐसी कही और उन्होंने हाल ही में जवाब दिया सरकार को कि उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया जो सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया हो। जवाब दिया, उन्होंने 7 दिन का जवाब मांगा था, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह से कोई भी उनका बयान ऐसा नहीं है जो कि उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, और जिन बाकी अफसरों का आपने नाम लिया है वो समय समय पे वैसे भी चर्चाओं में रहे। और दूसरी एक बात है, अगर आपको आपत्ति है तो आप अपने जिन विभागों में आपत्ति के साथ सुझाव भी तो दिए जाएंगे, और जिन विभागों में आप पदस्थ रहे उसके लिए एक रिपोर्ट आप बना के मुख्यमंत्री या सीएस सचिवालय को भेज सकते हैं कि देखिए हम इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, या हम यहाँ सचिव उप सचिव हैं, या इन जिलों में कलेक्टर हैं, यहाँ हमने ये कमियां पाई गई है और इनको बेहतर करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। या जिन बिंदुओं पर उनकी आपत्ति थी इस सुशासन रिपोर्ट को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, उसको वो अपनी तर्क संगत तरीके से बता सकते थे कि अगर हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश को हम यह बता रहे हैं तो रियलिटी ये है और इसके लिए ये होना चाहिए। अगर हम बताते कि भैया हंगर इंडेक्स में मध्य प्रदेश इस स्थान पर है, रियलिटी ये है, लेकिन इसको सुधार करने के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि अगर हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं। क्योंकि कमियां निकालना आसान है, लेकिन उनको दूर कैसे की जा सकती है, कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी उन अफसरों की भी है जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि और इसमें क्या बेहतर सुधार कर सकते हैं और क्या क्या संशोधन होना चाहिए। और दूसरी बात, ये अधिकारी अभी रिटायर नहीं हो गए कि अब इनके पास करने को नहीं, ये रिटायर नहीं है, अभी सेवा में है, तो ये बता सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हमको ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो भी समझ में आता है कि आपको एक गंभीर हो और सिस्टम में आप सुधार करने के लिए इच्छुक हो। लेकिन हम देखते हैं कि यही अधिकारी जब फील्ड में होते हैं तो उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाते हैं, बेहतर कुछ नहीं कर पाते हैं, और जब लूप लाइन में होते हैं तो सुझाव भले ही अच्छे ना दें लेकिन कमियां जरूर गिना देते हैं। तो इनको कम से कम इनके कार्य पद्धति में भी सुधार करने की जरूरत है कि हाँ, बेहतर करके वो एक उदाहरण पेश करिए कि हमने ये बेहतर किया है, इसको आगे भी कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि ज़्यादा सुनवाई होगी, इनके बातों पर या इनके सवाल उठाने पर ज़्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब आप सेवा में होते हैं और तमाम सारे सुझाव या देते हैं, हमने देखा, आपने कई बार जिक्र किया है कि कैसे कोरोना काल में जो इंजीनियर अधिकारी थे उन्होंने मशीनें सुधारने का काम किया है। हम कई सारे पड़ोसी राज्यों के आईएएस देख रहे हैं जो सुबह से चले जाते हैं, फील्ड में निकलते हैं, देखते हैं क्या कमियां हैं, उनमें सुधार कैसे हो सकता है। क्योंकि आपका काम केवल ये नहीं कि आप फील्ड में निकले सस्पेंड कर दिया, आप सुझाव दीजिए, आप उसमें आप बेहतर क्या हो सकता है वो बताइए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में सुनवाई नहीं होती, हम देखते हैं कलेक्टर कमिश्नर जब कॉन्फ्रेंस होती है तो मुख्यमंत्री अफसरों के सुझाव सुनते हैं। बिल्कुल, कि आपके क्या सुझाव हैं सुशासन के लिए, आउट ऑफ फ्रेम क्या अच्छा हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, और जो अधिकारी सुझाव देते हैं उस पर हमने देखा अमल भी होता है। और अब तो सीएम ने खुद कह रखा है कि आप अपने जिले की एक वो बना दीजिए कि जिले में क्या बेहतर कर सकते हो, किस मामले में आप उसको लीड कर सकते हो। तो इसके बावजूद भी अधिकारियों के पास पर्याप्त समय होता है, पर्याप्त मौके होते हैं, मौके देती भी है सब सरकार, फ्री हैंड भी दे रही है, इसके बावजूद ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आता कि हाँ बहुत अच्छा कर चुका। हम देखते हैं कि इंदौर की बार बार तारीफ करते हैं सीएम, तो जब बेहतर होता है तो तारीफ करने की जरूरत बिल्कुल। आप देखिए, जब हम अगर बात करते हैं कि सीएम इंफ्रा की बात करें, अगर हम मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, ये सारी योजना अफसरों ने बनाई है और मुख्यमंत्री को बेहतर लगी तो उन्होंने इसका इम्प्लीमेंट किया। और आप देखिए इसका जो है, इसके पूरी जो हम देख रहे हैं कि इसको लेकर पूरे देश में कई राज्यों ने इस सिस्टम को अपनाया है। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में कभी प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर केंद्र में डेपुटेशन पर हैं और रिटायरमेंट से पहले भोपाल वापस आना चाहते हैं। इसके लिए अफसरों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उन्होंने डेपुटेशन से रिलीव होने की बात कही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पदस्थापना भी मांगी है। इन अफसरों में पहला नाम उनका है जिन्होंने कमलनाथ सरकार में आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए सरकार से किनारा करते हुए वीआरएस ले लिया था
उनके पति भी आईएएस हैं और दिल्ली में पदस्थ हैं। दिल्ली से रिटायरमेंट की बजाय वे भोपाल आना चाहते हैं। दूसरे अफसर वो हैं जो कभी स्वास्थ्य विभाग को लेकर सुर्खियों में रहे, कभी नवाचारों को लेकर सरकार से एक कदम आगे रहे, जिसकी वजह से सरकार ने उन्हें डेपुटेशन पर भेजने का फैसला कुछ सालों पहले किया था। केंद्र सरकार ने भी कुछ अफसरों को दिल्ली में डेपुटेशन के तौर पर भेजने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। इनमें से जे विजय कुमार पहले ही बेंगलुरु में स्पेस सेंटर में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पदस्थ हो चुके हैं और कई अफसर भी केंद्र जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के करीबी होने के चलते सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही है। उन्होंने केंद्रीय डेपुटेशन के लिए पिछले दिनों आवेदन भी दिया था। ब्यूरोक्रेट भी जानते हैं कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कामकाज का दबाव भी बढ़ जाएगा। बहरहाल चुनाव से पहले ही दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। तो हम ब्रजेश जी, हम देखते हैं कि दिल्ली जाने की होड़ अधिकारियों में लगी रहती है कि डेपुटेशन में दिल्ली चले जाएं, बेहतर किसी विभाग को पकड़ लें और उसके बाद वो अपना कामकाज सुचारू रूप से करते रहें। लेकिन हम जो खबर का जिक्र कर रहे हैं उसमें उल्टा नजर आ रहा है। ये जो डेपुटेशन के अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश वापस आना चाह रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए मनोज जी, जब आदमी रिटायरमेंट की स्थिति में पहुंच जाता है, उस दौर में पहुंच जाता है कि वो रिटायर होने वाला है, तब उसकी कोशिश होती है कि जिलों में हो। और सरकार में बाकायदा प्रावधान भी है। हम निचले स्तर के अधिकारियों को देखें, चाहे डीएसपी हों, चाहे टीआई हों, चाहे आप डिप्टी कलेक्टर हों, यदि वो रिटायर एसडीओ हों, जो रिटायर में राज्य पुलिस सेवा के अफसर हों, वो यदि रिटायर होते हैं तो उनको उसकी चहेती या पसंद की जगह पे पोस्टिंग कर दिया जाता है, गृह जिलों में पोस्ट कर दिया जाता है कि आखिरी के समय वो वहाँ पे पदस्थ रह सकें अपने लोगों में, क्योंकि इनका जो लोगों से मेल जोल हो जाएगा तो इसके कारण आगे की उनकी लाइफ है ना आसानी से कट सके। या उनको कोई मकान बनाना है या घर के लिए कुछ करना है तो वो आसानी रहती है। तो यही वजह है कि जो अधिकारी दिल्ली में डेपुटेशन पे हैं वो वापसी चाहते हैं मध्य प्रदेश में, और उन्होंने सीएस को बाकायदा पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनको रिलीव कराया जाए और उनको मध्य प्रदेश में पोस्टिंग दी जाए। इन अफसरों में नाम है अनिल कुमार जैन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल में सेक्रेटरी हैं, संजीव कुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी हैं, राजेश कुमार चतुर्वेदी हैं, अजय तिर्की हैं, आशीष उपाध्याय हैं और राजीव रंजन हैं। सभी केंद्रीय विभागों में डेपुटेशन पे हैं और ये सब मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी अपनी इच्छा व्यक्त की है। और जो आपने जिक्र किया था अभी कि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी बड़े चर्चित रहे थे, उनका नाम है प्रवीण कृष्ण, वो भी दिल्ली में हैं। आप देखिए किस तरह से उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे और बड़ी सुर्खियों में बटोरी थी। इसके बाद वो दिल्ली चले गए थे डेपुटेशन, और गडकरी के डिपार्टमेंट में वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो भी ट्राइबल में भी वो रहे और अच्छा काम उन्होंने करके दिया, किताब भी लिखी। वो भी मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं, उन्होंने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की है। तो ये तमाम अधिकारी हैं जो लंबे समय से डेपुटेशन पे हैं, वो वापसी चाहते हैं, अपने कैडर में आना चाहते हैं, एमपी कैडर में, और राज्य में सेवाएं देना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे थे कि कुछ अधिकारी जाना चाहते हैं, इनमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो सरकार की पसंदीदा हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक दबाव होता है मनोज जी, चुनावी साल में प्रेशर रहता है। जो बेहतर काम करते हैं उन पर ज़्यादा दबाव रहता है सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो इस दबाव से भी एक वजह होती है, और एक ये वजह भी होती है कि 2018 में हमने देखा है कि किस तरह से तख्ता पलट हो जाता है, बाद में खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। तो एक बचत का रास्ता भी ये रहता है कि दिल्ली डेपुटेशन पे चले जाइए, जो होगा कुछ, यदि सरकार यही बरकरार रही तो सरकार में हमारे अच्छी पैंठ है, हम वापसी कर सकते हैं। यदि बदलेगी तो भी सरकार हमारे नुकसान नहीं होगा, हमारे पे एक ठप्पा नहीं लगेगा। हम इस सरकार के लिए काम किया, हमने इस सरकार के हितैषी हैं और उस सरकार के हितैषी नहीं है जो बनी है। तो ये एक वजह रहती है। इस वजह से हम देखते हैं कि चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, अधिकारी कोशिश करते हैं कि चुनावी साल से पूर्व, जब चुनाव आने वाला हो, 1 साल पहले डेपुटेशन पे चले जाएं, कि 2 साल रहेंगे, चुनाव के बाद जैसा माहौल होगा उसके अनुसार निर्णय ले लेंगे। तो इस तरह की भी इसमें सरकार में अर्जी दी गई, क्योंकि केंद्र तो लगातार डेपुटेशन पे मांगता ही रहता है, अन्य राज्यों से भी मांगे, तो उनका एक पत्र व्यवहार भी आया है कि मध्य प्रदेश के अन्य अधिकारियों को डेपुटेशन पे भेजा जाए उस नियम के तहत। तो ये जो अधिकारी जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की भी एक वो मजबूरी कह सकते हैं, या सरकार चाहती है कि वो जानते हैं कि सरकार बेहतर तरीके से, क्या उम्मीदें हैं सरकार की, कैसे काम करना चाहती है, और उसकी उम्मीदों पर वो खरे उतर रहे हैं। तो ऐसे पसंदीदा अफसर हम जिनको कहते हैं, वो अफसरों को छोड़ने की इच्छुक नहीं है सरकार। अब उनकी इच्छा पूर्ति होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो आने वाले इच्छुक हैं उनके लिए जरूर कोई रास्ता तलाशा जा रहा है ताकि उनकी पोस्टिंग भी हो जाए, जो खासकर जो रिटायरमेंट के करीब हैं, तो उनको कहाँ किस तरह से फील्ड में दिया। फायदा ये भी हो सकता है क्योंकि जो दिल्ली की वर्किंग आजकल हम देख रहे हैं मोदी राज में, वो बिल्कुल अलग है, तेज तर्राट है, कोई पेंडेंसी नहीं चाहिए, काम फास्ट स्पीड में चाहिए। और अगर ये अफसर दिल्ली से मध्य प्रदेश में आते हैं और उसी काम की रफ्तार को बरकरार रखते हैं उसी स्टाइल की, तो शायद मध्य प्रदेश को भी ज़्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता को भी। लेकिन उसके उल्टे भी हो सकता है ना मनोज जी, वो काम की रफ्तार में रम नहीं पा रहे हो सकता है इस वजह से भी वहां से भाग रहे हो। बिल्कुल, तो ये भी दोनों चीजें भी हैं कि यदि वो यहाँ आ रहे हैं, वैसी रफ्तार बरकरार रखते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए फायदा होगा।
लेकिन यदि वो वहां से भाग कर आ रहे हैं तो फिर ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब कि रिटायरमेंट के बाकी के समय वो सुकून से काटना चाहते हैं, ये उनकी मंशा हो सकती है। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट अब बाराती बनेंगे। ऐसा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि साल 2009 बैच की आईएएस महिला अधिकारी की शादी होने जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव की होने वाली है। महिला अधिकारी ने शादी की तारीख तय होते ही मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें शादी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया, साथ ही छुट्टी के लिए आवेदन भी दे दिया है। इसके साथ ही महिला अफसर ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव को भी आमंत्रण दिया है। महिला अधिकारियों में प्रमुख माने जाने वाली सैलवाला मार्टिन ने हाल ही में शादी करने का फैसला किया है और शादी में मध्य प्रदेश के सभी बड़ी ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे। इधर सैलवाला मार्टिन के शादी की खबर के बाद मंत्रालय में चर्चा है कि सीनियर महिला अधिकारी को जूनियर आईएएस अफसर ने प्रपोज करने की हिमाकत की है। महिला अधिकारी ने इस मामले की शिकायत कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव से की है, जिसके बाद गोपनीय प्रतिवेदन अफसर को भेजा गया है। सीलबंद लिफाफे में जवाब देने के लिए भी कहा गया है। हालांकि इस मामले को दबाने के लिए राजस्थान के सभी अधिकारी जुट गए हैं, क्योंकि यह पूरा मामला प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। महिला अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि यह पूरा मामला अब और प्रशासनिक मुखिया के द्वारा भी हल किया जाएगा। मनोज जी, दो मामले हैं। बिल्कुल। एक शादी के चर्चे हैं, मंत्रालय में इस बात के चर्चे हैं कि शादी हो रही है, सभी को बाराती बनना है, सारे प्रमुख सचिव को बुलाया है, सीएस को बुलाया है, छुट्टी भी मंजूर हो गई है। एक अधिकारी का ये मामला है, खुशी खुशी सब। दूसरा एक और चर्चा का सबसे बड़ा कारण है कि एक जूनियर ने अपनी सीनियर आईएएस को प्रपोज कर दिया और मामला कार्मिक विभाग के पीएस तक शिकायत पहुंच गई है और जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन जिस राजस्थान के जो अधिकारी होते हैं मध्य प्रदेश कैडर में हों, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिलचस्प मामला है। प्रपोज किया, हमने ये आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं, निचले स्तर पर देखते हैं, लेकिन आईएएस बिरादरी में इस तरह का किस्सा सामने आया जो बड़े चटकारे लेकर सुनाया जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, अगर वैसे देखा जाए तो नई बात नहीं, क्योंकि हम कई सारे ऐसे अधिकारी या कपल को जानते हैं जो कोई पति पत्नी या तो कोई आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईएएस है, आईएएस है, आईपीएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ऐसे कई सारे जोड़े हैं और उनमें से ज़्यादातर की लव मैरिज भी है। लेकिन जो आप जिक्र जिसका कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बड़ा चर्चित मामला, मुझे लगता है आप इसको बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए, नाम का खुलासा हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि ये व्यक्तिगत मामला है या ये प्रपोज एक्सेप्ट हो जाता तो निश्चित तौर पर नाम का खुलासा बिल्कुल हम सेलवाला मार्टिन जैसे उनको भी बधाई देते, तो बधाई दे देते। लेकिन चूंकि ये एक तरफा कह सकते हैं हम, किसी की इच्छा है, किसी ने एक्सेप्ट करने के लिए इनकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया प्रपोज, तो मामला इसलिए सुर्खियों में है कि ये बाहर आ गया है। यदि आपने प्रपोज क्योंकि शिकायत हुई है, क्योंकि शिकायत हुई है। यदि शिकायत नहीं होती तो ये मामला भी वहीं सीमित रह जाता, दो लोगों के बीच का मामला। लेकिन दोनों में क्योंकि एक जूनियर है इसलिए सीनियर ने इसको प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। मुझे लगता है कि इसमें पटाक्षेप कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला नहीं है। यदि किसी ने इजहार किया है तो आपने इनकार कर दिया, उसको वहीं तक सीमित रहा। इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि जूनियर है, उसने ऐसी हिमाकत कर दी है, तो समझाया भी जा सकता था। लेकिन चूंकि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है इसलिए आप चेतावनी भी देकर छोड़ सकते हैं। तो हम तो यही सलाह देंगे मनोज जी कि इसको, एक मामले को सीनियर अफसर खासकर सीएस संज्ञान में लें, और ले भी लिया है उन्होंने, और इसका पटाक्षेप कर दें, जाकि जिस तरह से दूसरी लॉबी भी चाहती है कि इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए इस तरह के मामलों से। और उसको चटकारे के रूप में जिस तरह मंत्रालय में लिया जा रहा है, वहीं पटाक्षेप यदि पहले हो जाता तो ऐसे सुर्खियां नहीं बटोरता। देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है। कार्रवाई ना हो, यही हमारा बेहतर एक सुझाव हो सकता है। बिल्कुल। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।